नमस्कार दोस्तों, मैं सृजन शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं खेल जगत कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं, खेल हमारे जीवन का एक ऐसा अंश है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। खेल खेलते समय हम इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हमें बाकी किसी चीज़ की सुध-बुध ही नहीं रहती। हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सारी टेंशनों से दूर हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे खेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे इंडिया से ही निकला है और इंडिया से ही बाकी देशों में फैला है। इस खेल का नाम है कबड्डी और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है हमारी मिट्टी हमारा खेल, कबड्डी। और आज इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सुरेंद्र शर्मा जी, जो कि बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारकोटी में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमस्कार सर। सर कबड्डी की हम बात कर रहे हैं, खेल है और खेलों की बात हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खेलों के महत्व के बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कि खेलों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ वाटरलू के युद्ध से, जो नेपोलियन के साथ हुआ था, एडवर्ड नेल्सन का। नेपोलियन ने जो सिद्धांत दिया था, नथिंग इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल, असंभव शब्द शब्दकोश में है जिसके जीते जी होश उड़ गए हैं उसके। जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, उनका जो युद्ध हुआ था वो एडवर्ड नेल्सन के साथ हुआ था जी। एडवर्ड नेल्सन ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया था और उन्होंने कहा था कि मैं धन्यवादी हूँ ईटन के ग्राउंड का, ईटन के मैदान का, जहाँ पर मेरा प्रशिक्षण हुआ है, जहाँ मैं प्रशिक्षित हुआ हूँ, जहाँ मेरी टीम ने एक प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो एक मैदान था। इससे बड़ी महत्वता बर्ड के अंदर और मेरे जहन में और कुछ नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देख ले अपने इतिहास को उठा के, जी। आप देख लो चीनी सभ्यता को, आप यूनान रशियन सभ्यता को देख लो, आप रोमन सभ्यता को देख लो, आप अपनी सिद्धू घाटी सभ्यता को देख लो, आपको मिलेगा कि हमारा नाता जो है वो स्वतः ही खेल के साथ रहा है और खेल ने हमें बहुत पहले से अपने साथ जोड़ा है। और अगर आपको मैं बताऊं कि 776 ईसा पूर्व, जी। जब प्राचीन ओलंपिक शुरू हुए थे, ओलंपिक्स पर्वत पे जो सबसे पहले ओलंपिक शुरू हुए, 776 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात है। जी। और तब से चलते रहे, यूनान में हुए ये, और 394 ईस्वी तक चलते रहे। जी। पर रोमन ने जब यूनान के ऊपर हथियाया तो ये ओलंपिक्स जो है वो खेलने बंद किए गए थे। बंद कर दी। पर उसके बाद उतनी पुरानी बात होने के साथ साथ आप देखेंगे कि 1896 में जी। फिर से लगा, संसार को फिर से लगा कि हमें एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन करना है, जो सबसे बड़े टूर्नामेंट के तौर पर पूरे विश्व में है, वो ओलंपिक्स है। इसका इतिहास इतना पुराना था, फिर से शुरू करना पड़ा इसकी, क्योंकि इसकी कीमत पता थी, इसकी महत्वता का पता था। और आज सबसे बड़े टूर्नामेंट के तौर पर उभरा है ओलंपिक। और मैं आपको एक विचारक है, अगर हम बात करते हैं, जो विचारक है, उनका कहना है, वो नेचुरलिज्म से मतलब प्राकृतिक सूचक विचारक है, उनका मानना है कि जन्म के साथ ही जो है वो खेल शुरू हो जाता है। आप देखेंगे एक छोटा बच्चा शुरू होता है तो सबसे पहले वो खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता है। उसकी रुचि जो है अपने आप जन्म से ही खेल के साथ रही है और वो खेलना चाहता है। और हम जो है बाद में आप देखेंगे, उन्होंने कहा था कि एनर्जी है पहले से ही हमें स्पोर्ट्स के लिए है, तो उस पर आज का जो आधुनिक युग है, अब आप देखेंगे कि गेम्स जो है वो बच्चे जो है वो ज़्यादा वहीं व्यतीत करते हैं, ज़्यादा गेम्स के साथ व्यतीत कर रहे हैं। और उनका मानना था कि ये बच्चा जब खेलेगा उसके अंदर एनर्जी है पहले से, और अगर वो नहीं खेल रहा है, अगर वो डिजिटल गेमिंग की तरफ जा रहा है, डिजिटल गेमें ज़्यादा खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति के साथ जो उत्पन्न हुई ये चीज़ वो विकसित भी होगी, उसको विकसित भी होना है। हाँ, तभी आजकल बच्चों में थोड़ा गुस्सा, थोड़ी एग्रेशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बाहर मिल ही नहीं रहे हैं, किसी दूसरे बच्चों से मिल नहीं रहे हैं, खेल कूद कर नहीं रहे हैं, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, तभी थोड़ा गुस्से में भी देखा जाता है। आप अगर देखेंगे जो इसका महत्व है, इससे जो है वो बच्चों के अंदर सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि
कहा गया है कि स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी एक साम्राज्य के लिए एक अगर रोगी राजा है वो भी उतना हितकर नहीं है जितना कि एक मोची अगर वो स्वस्थ है, जी। क्योंकि वो सेवा कर रहा है। जी। तो स्वास्थ्य सबसे पहले है। सबसे पहले माना गया है, आप स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है जी कि आज के समय में युवाओं के पास गीता की जगह पर एक फुटबॉल का ग्राउंड होना चाहिए और वो खुद फुटबॉल खेले। खेलों का महत्व उन्होंने भी समझा। बिल्कुल सर। स्वास्थ्य तो ठीक है, पर लोगों के नज़रिए में कहीं ना कहीं ये छवि एक बनी हुई है आज के लोगों में कि वही पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। वो आज तक चलती आ रही है और वो लोगों के दिमाग में छप चुकी है चीज़। तो किसी भी मायने में क्या वो चीज़ सही है आज के ज़माने में? मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ। आज ज़माना बदल गया है। जी मेरा मानना है खेलोगे कूदोगे बनोगे महान। जी आपने देखा जी बिना शैक्षणिक उपलब्धता के, जी अगर आप एक जो है वो क्रिकेट की दुनिया में आपको ले चलता हूँ, सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहेंगे। जी ये गैर शैक्षणिक उपलब्धता थी जी और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जी भारत रत्न दिया गया, जी और बिना किसी गैर शैक्षणिक के। इनकी नेम एंड फेम आप समझते हैं, इनकी लोकप्रियता को आप जानते हैं। इनके पास धन है, इनके पास लोकप्रियता है, और मैं मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर को पूरा संसार जानता है। पूरे विश्व के अंदर उन्हें जो है वो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो उनको नहीं पहचानते हैं। उनमें पहचान भी है। और ऐसे में बात करता हूं, पीटी उषा की बात करते हैं, सुशील कुमार की बात करते हैं, अजय ठाकुर की बात करते हैं, और रितु नेगी की बात करते हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका करियर जो है सिर्फ खेल में ही बनाए। और खेलों में आज जो है वो मैं जिनकी ऐसी अवधारणा है, मैं उनको क्लियर शब्दों में ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप आज के ज़माने को समझें, ज़माने को देख के चलें और आप खेलों की तरफ आएँ। क्योंकि आपने अभी भी देखा, कोरोना टाइम में आपने अगर देखा होगा, इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, पर स्पोर्ट्स हमें स्वास्थ्य तो देता है, साथ में एक स्ट्रांग विजनरी, एक स्वस्थ मस्तिष्क। अगर आप कल्पना भी करें कि अगर आप बीमार हो और आपका मस्तिष्क स्ट्रांग रहे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कल्पना में भी ये नहीं हो सकता कि मस्तिष्क अगर आपको स्वस्थ चाहिए, आपको खेल ही है जो आपको स्वास्थ्य देगा, सामाजिक स्वास्थ्य देगा, आपको भातृभाव का देगा। आपको में कहा गया है, अयो निज परोबेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता ना तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात करें हम, तो सबसे अगर मैं बात करता हूं तो अग्रिम जो भूमिका रहती है वो स्पोर्ट्स की रहती है, वो खेल की रहती है। आप हाल ही में देख रहे हैं आईपीएल को, आप देख रहे हैं अगर, तो इसमें हमारे भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन जो आईपीएल का हो रहा है, इसमें दुनिया भर के पूरे विश्व से खिलाड़ी आ रहे हैं और वो हमारे कल्चर हेरिटेज को समझ रहे हैं। वो यहाँ पर समायोजित हो रहे हैं। पिछले अगर आपने देखा होगा, बटलर जो है वो लुंगी पहन के खड़े थे और हमारे संस्कृति सभ्यता को और हमारे मतलब मंदिरों में जाना, ये सब कुछ होना, हमारा कल्चर का आदान प्रदान बढ़ावा दे रहे हैं। और हम पूरे संसार के अंदर एकमात्र बात फैला रहे हैं, शांति का संदेश, अब भाईचारे का संदेश और मित्रता का हाथ। बीसीसीआई वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है जो भी क्रिकेट का है, और साथ में आईपीएल विश्व का सबसे बड़ा अनऑफिशियल टूर्नामेंट जो इसे कहा जाता है वो हमारा है, जिसमें नेशनल टीम्स नहीं इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें सर अभी आपने आईपीएल की बात की, इसलिए दोहरा रहा हूँ, और हम हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं, हिमाचल हमारा शिमला राज्य से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं हमें हिमाचल की टीम क्यों नहीं सुनने में? जैसे आईपीएल का आप नाम ले लें, हिमाचल की कोई टीम नहीं है, या फिर कबड्डी की आज हम बात करने जा रहे हैं, कबड्डी प्रो कबड्डी लीग में हिमाचल का कोई नाम नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है और क्या ऐसा नहीं है, नाम नहीं है, ऐसा नहीं है जी, नाम है जी। गांव का ये खेल अब टीवी में आने लगा है। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी अब पूरे संसार विश्व में छाने लगे। बिल्कुल। आपने देखा होगा अजय ठाकुर को खेलते हुए, रोहित राणा को आपने देखा होगा, सुरेंद्र को आपने देखा होगा, सुरेंद्र सिंह को, विशाल को आपने देखा होगा, हमारी बेटियों को आपने देखा होगा। हाल ही में अगर मैं बात करूं, अभी एशियाड के टूर्नामेंट के लिए 3 बेटियों का हमारा चयन हिमाचल से हुआ है। हमारी बेटियां बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। हाँ, जहां तक प्राइवेट लीग्स की बात रही, प्राइवेट लीग्स है ये, हम भी कभी हिमाचल अछूता नहीं रहेगा। अंबानी जैसे लोगों के नज़रों में ज़रूर आएगा, अभिषेक बच्चन जैसे लोगों के नज़रों में ज़रूर आएगा, और ये वो दिन दूर नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश जो
कबड्डी एसोसिएशन है, और ये मिलकर ज़रूर ऐसा कुछ बड़ा कारनामा ज़रूर करेंगे। आपको भविष्य में ज़रूर हिमाचल प्रदेश की टीम तो मिलेगी। सर उम्मीद यही है कि बहुत बड़े कोई मुंबई में बैठे या कोई गुजरात में बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ आने से अच्छा है कि कोई हिमाचल का ही उभरता हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और हमारी कभी ना कभी टीम हिमाचल के ही कोई उसके ही उत्तरदायित्व में ही हमारी टीम आगे जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ जी जी कि आप देखें हिमाचल के टैलेंट को जी और आप लगाए दांव, हमारे पास जी आए जी। और हिमाचल प्रदेश की टीम जो है वो बिल्कुल। ज़रूर हमारे बच्चों को। सर आपने मौका अभी नाम लिया बहुत हमारे जो प्लेयर्स हैं, अजय ठाकुर जी का आपने नाम लिया, तो कबड्डी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब कबड्डी के बारे में हम बात करनी शुरू करते हैं। कबड्डी क्या स्पोर्ट है और इसे कैसे खेला जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम समझा दें प्लीज़। कबड्डी जो है ये ऐसा अंकुरित बीज है जो भारत की धरा पर उगा है जी और आज एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है। जी कबड्डी आज पूरे विश्व के अंदर पहचाना जा रहा है जी और भारत की देन है कबड्डी। ये हमारी मिट्टी, जैसा आपने नाम भी दिया है कार्यक्रम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी मिट्टी अपना खेल है ये कबड्डी। ये हमारे भारत के रगों में है कबड्डी, हमारे खून में बसता कबड्डी। जी हम कबड्डी का इतिहास ही शुरू भारत से होता है, और मैं बताऊं कि कबड्डी का अगर आगामी कभी भी ओलंपिक स्तर पर जब भी टूर्नामेंट होगी तो भारत स्वर्ण पदक 100% जीतेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एशियाड में जब भी हम खेले हैं हम बहुत टाइम जीते जी। हैं, बेटियां हमारी बार बार जीती है, जी हमारे लड़कों में भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट रहे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो एक कबड्डी है, ये एक कोर्ट में खेली जाने वाली गेम है जी और इसमें ज़्यादा जो है वो स्पेस भी नहीं लगता है। ये 13x10 का एक प्लेग्राउंड है जी और इसमें जो है 7 प्लेयर खेलते हैं जी। और 5 जो है सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम बाहर रखते हैं उनको। इससे एक चीज़ और भी आपने बातों बातों में एक चीज़ ये भी बता दी कि जैसे हमारे जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं खासकर, बहुत से स्कूलों में शिमला जैसी जगह पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने के कारण जगह नहीं है हमारे पास खेलने के लिए। तो कोई एक ग्राउंड नहीं है जिसमें हम क्रिकेट खेल सकते हैं या फुटबॉल खेल सकते हैं। उसमें आपने बातों बातों में बता दिया कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जो आप 13x10 की छोटी सी जगह में भी खेल सकते हैं और बारी बारी करके सारे लगातार खेल भी पाएंगे उसमें। मैं तो चाहूँगा कि शिमला जैसे हिल एरिया है, जी यहाँ पर ग्राउंड जो है वो उतने अच्छे नहीं है, उतने बड़े ग्राउंड हमें नहीं मिलते। आप बात करें क्रिकेट की, जी क्रिकेट हम यहाँ पर सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी असंभव नहीं है, मुश्किल है। जी फुटबॉल सीखना भी यहाँ मुश्किल है, बिल्कुल। पर कबड्डी का कोड जो है ना वो 10x13 का है। जी पर आपने की प्राइवेट स्कूलों की बात, मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। जी मैं तो चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चों को खेलों की तरफ मोड़ना चाहते हैं, आप हम पे विश्वास रखिए, आप गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ बढ़िए। जी मैंने देखा है खुद, मैं राष्ट्र स्तर पर, मैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में टेक्निकल कमेटी का मेंबर भी हूँ और मुझे मौका मिला इस बार आंध्र प्रदेश जाने का। तो मैंने वहाँ जो है वो इनकी डीएवी की टीम देखी, वहाँ पर मैंने इनकी भारतीय स्कूल वालों की टीम देखी, मैंने सीबीएसई स्कूल की टीम्स देखी। तो मेरा मानना है कि वहाँ ना के बराबर जो है वो कबड्डी की तरफ रुचि है टीचरों की, अध्यापकों की। और हमारा, मैं ये भी आपको बता दूं कि वो कोई भी स्कूल चुन ले, प्राइवेट स्कूल, एक संयुक्त टीम बना दे प्राइवेट स्कूल पूरे भारत से, और वो खेल ले हमारे किसी भी शारीरिक शिक्षक की टीम के साथ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ हारेंगे। तो मैं अभिभावकों से भी चाहूँगा कि प्लीज़ आप आए और विश्वास रखें गवर्नमेंट स्कूलों में। हम वादा करते हैं आपके बच्चों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा सर, आपने जैसे कि अभी आपने अपना बताया कि आपने पूरा जीवन अपना कबड्डी को दे दिया है, थोड़ा सा आप अपने अनुभव के बारे में बताएं। आपका कबड्डी के साथ क्या तकल्लुफ़ है, कैसे आप कबड्डी में खेलना आपने शुरू किया और आपका अनुभव कैसा रहा कबड्डी के साथ? मैं श्री गुरु महाराज के प्रांगण में मेरा जन्म हुआ, बाग धमरा मेरे गांव का नाम है जी। और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौट में पढ़ा हूँ जी। ये दूर दराज के क्षेत्र हैं। और बचपन में जब हमने देखा आसपास के जो लोग खेलते थे, जो हमने तो आसपास के लोगों को देखा था, उस टाइम आपके मीडिया के पास जो है वो मीडिया के सम्मुख नहीं आई थी कबड्डी,
तो प्रकाश जी को हमने खेलते हुए देखा था, जी और भी हमारे जो लोकल वहाँ प्लेयर खेलते थे उनको देखा था। जी उनको देख के रुचि बढ़ी, जी और रुचि बढ़ी, और मैं आफ्टर 6-7 के बाद में ग्राउंड में उतरा, और अंडर 16 में पहली बार जब हिमाचल प्रदेश, पहली बार नहीं बोल सकते, पहले भी मिला होगा, पर मेरे लिए पहली बार ऐसा स्वर्णिम अवसर था जब हमने जूनियर में जो है अंडर 16 में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। उसका मैं भी एक पार्ट रहा था, और अभी वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए खेल रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज में हमने 2 बार जो है ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल प्रदेश को दिलवाया है। उसका मुझे भी सौभाग्य तो आपको प्राप्त हुआ। कितने वर्ष हो गए हैं सर जो आप कबड्डी से जुड़े हुए हैं? मेरी उम्र 33 साल हो गई है। अच्छा, तो आप और मैंने जो है वो 13 साल से शुरू किया था। 20 क्या साल बात का है लंबा मेरा सफ़र है। तो 20 साल के इस लंबे सफ़र में सर, जब से आपने शुरू किया था और आज की डेट में जो हालत है ऑन ग्राउंड कबड्डी के स्पोर्ट की हमारे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, किसी तरीके की कोई इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है उस समय से और अब समय में? कोई हमारे को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास कुछ नहीं है, या कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास कुछ है, किसी तरीके का हमारा इम्प्रूवमेंट हुई है सर? हमने मिट्टी से लेकर मैट तक का सफ़र किया है। जी मिट्टी से मैट तक के सफ़र में हमने बहुत कुछ देखा है। जी मेरा सिर्फ 20 साल का एक टाइम पीरियड है, पर इसमें मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। जी मैंने देखा कबड्डी को उठते हुए, मैंने देखा जब सबसे पहले KPL शुरू हुआ, मैंने देखा किस तरह से कबड्डी का विकास हुआ, और किस तरह से जब भी क्रांति आई है मीडिया का जो है प्रमुख भूमिका रही है। जब से कबड्डी को प्रो कबड्डी प्रोफेशनल तौर पर खेली गई, जब से वो टीवी में आने लगी, बच्चा बच्चा खेलने लगा है, बच्चा बच्चा कबड्डी बोलने लगा है, जी बच्चे बच्चे के दिमाग में, बच्चे बच्चे के घर घर में आज टीवी के माध्यम से घर घर में लोग एक एक प्लेयर को जानना और एक एक खिलाड़ी को देखना, अजय ठाकुर को देखना, प्रदीप नरवाल को देखना, जी किस तरह से खेल रहे हैं। आज बच्चे वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल। वो देख रहे हैं आप। तो हमने बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस देखे हैं, पर अभी भी देखो, कभी भी ऐसा होता है कि हम परिपूर्ण नहीं होते। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे इम्प्रूवमेंट अंग्रेजी के में लिए कहा स्कोप जाता रहता है, है। जी अभी स्कोप है। मैं चाहता हूँ कि करे गवर्नमेंट इस पे। किस तरीके से मैं सर, थोड़ा चाहता हूँ एक पॉइंट वाइज आप थोड़ा हमें बताएं कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जी धरातल पे काम कर रहा है। हम्म, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीमें स्कूलों से आ रही है, हम्म, वो धरातल पे काम करे। एक टीम को एक स्कूल में तैयार किया जा रहा है, हम्म, उसके बाद उसका प्रतिनिधित्व स्कूल के बाद ब्लॉक लेवल पे जा रहा है, ब्लॉक से वो डिस्ट्रिक्ट पे जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट पे जा रहा है, स्टेट से नेशनल जा रहा है। इस तरह के जैसे खेलो इंडिया शुरू किया है, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरू कर दिया है सरकार ने। तो ऐसे में चाहता हूं कि ये भी ग्राउंड पे आए। जैसे खेलो इंडिया में वो इन्होंने सेंटर बना दिए हैं और उसमें प्रतिनिधित्व जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ खेलो इंडिया सेंटर में जो बच्चे हैं उनको मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। एसोसिएशन के टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो शुरू करते हैं अंडर 17। मैं चाहता हूं कि अगर शुरू कर दे वो अंडर 14, जिस स्तर पे है बच्चा, जहां से उसने सीखना शुरू किया है, जहां पर मेहनत कर रहा है हिमाचल प्रदेश का शारीरिक शिक्षक, जो पहला स्टेप है जिसका, वहां से शुरू करे इस टूर्नामेंट्स को। और मैं चाहूंगा जैसे खेलो इंडिया सेंटर, जैसे वॉलीबॉल के अंदर रोडू में आपने हॉस्टल दिया है, इस तरह की फैसिलिटी हमें भी दे। हम काम करना चाहते हैं, हमें काम दे। आप बोल रहे हैं अंडर 17 अभी होता है टूर्नामेंट, तो अंडर 14 टूर्नामेंट कम से कम शुरू करें। किसी और खेल में होता है सर ये अभी जैसे वॉलीबॉल वगैरह हो रहे हैं, मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, जैसे रोडू में हॉस्टल है और मतियाना में हॉस्टल है, इस तरह की फैसिलिटी दे। बहुत सारी शारीरिक शिक्षक है हिमाचल प्रदेश में जो काम करना चाहते हैं, उनको अवसर दे। कोई वेतन वृद्धि ना करें, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें सिर्फ जो है वो बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल परमिशन दे और एक सेंटर बनाए और डे बोर्डिंग टाइप खिलाए, ताकि हम ज़्यादा ट्रेन कर सके, ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर हिमाचल प्रदेश को हम ज़्यादा जो है वो प्रभावी बना सके देश में। सर लाभ, स्वास्थ्य का लाभ तो हमने कबड्डी का समझ लिया अभी इतनी बातें, और कुछ ना कुछ ज़रूर सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ सरकार ज़रूर करेगी। पर स्वास्थ्य के सिवाय और क्या कबड्डी का क्या लाभ है? आर्थिक तरीके से किसी तरीके से कबड्डी आपकी मदद कर सकता है, या और इनके सिवाय भी आपके दिमाग में, आपके अनुभव के अनुसार कोई भी लाभ जो कबड्डी हमारे जीवन में एक हमको दे सकता है, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। कबड्डी नहीं और खेल भी,
गवर्नमेंट ने हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो ज़्यादा सोचते फोकस्ड होते करियर ओरिएंटेड होते हैं। 3% का कोटा जो है वो स्पोर्ट्स कोटा जो है वो सरकार ने लागू किया है। जी और मैं बता दूं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो सरकार दे रही है। जी हमारे बच्चे जो है जी वो जो बाहर जाते हैं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए, अब जो है वो बाई ईयर जा पाएंगे। जी अब बच्चे जो है हमारे स्लीपर क्लास में ना जाकर थर्ड एसी तक की सीटों पे जा सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि रोज़गार भी है, 3% कोटा स्पोर्ट्स का वो अवेलेबल है, खुला है वो। और सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी कदम उठा रही है। स्कूलों को कबड्डी के मैट्स दिए जा रहे हैं, आधुनिक चीज़ें जो है स्कूलों को दी जा रही है। 25% 25,000 की ग्रांट जो है वो पर स्कूल जो है गवर्नमेंट दे रही है। 25,000 हर स्कूल को सिर्फ government- कबड्डी के लिए? नो, कबड्डी के लिए नहीं, Total sports के लिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए दे रही है। और जहाँ तक कबड्डी की बात है, कबड्डी को जो है अभी सरकार को और ज़्यादा काम करने की, जैसे मैं पहले भी कहा कि इसमें काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि सरकार इसमें काम करे और कबड्डी के जो है वो डे बोर्डिंग टाइप हॉस्टल ज़रूर खोले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दे कबड्डी के। और एक सर ये अपने आप एक नेचुरली, जैसे आपने नेचुरली की बात की थी शुरुआत में, एक नेचुरली भी एक ये आ रहा है कि एक हम एक दिक्कत से, एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि जो हमें स्पेस की दिक्कत है, एरिया की दिक्कत है, तो कबड्डी नेचुरली हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो वैसे ही हमें थोड़ा कबड्डी की तरफ जाना चाहिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। हम हिमाचल प्रदेश में जो एक आजकल दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई कम नहीं हो रही है, वो है नशे की दिक्कत। हर दूसरे दिन या हर दिन ही हमें सुबह कोई एक हेडलाइन सुनने को मिल जाती है कि आज कोई इस नशे से जूझ रहा कोई व्यक्ति पकड़ा गया या कोई दूसरा। और इससे हमारे प्रदेश की हालत और ख़राब होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है सरकार की किसी तरीके से इसको रोका जाए, पर ये रुकने की हालत में लग नहीं रहा है सर। तो इसके लिए स्पोर्ट्स कहाँ एक वो रखता है, एक अपनी जगह बना सकता है? स्पोर्ट्स की प्रमुख भूमिका है नशे रोकने के लिए। स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बच्चे को भूख भी लगेगी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जब जाएंगी तो उसको डाइजेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसको नींद भी ज़्यादा आएंगी। जब बच्चा दिन भर आपका फ्री रहेगा तो रात को तो फ्री फायर ही खेलेगा। जी जी, क्योंकि जब बच्चे को थकान महसूस होगी, जी अगर वो फ्री फायर खेलना भी चाहेगा, मैं दावे के साथ खेल रहा हूँ, उसका फोन गिर जाएगा और उसके नाक में बच जाएगा, उसको सोना पड़ेगा। और उसको जो है, क्योंकि एनर्जी दी है, ये भगवान ने दी है एनर्जी। जी अगर बच्चे को आप रोक रहे हो स्पोर्ट्स से तो उसकी एनर्जी कहीं नेगेटिव रास्ते में लगेगी। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि खेलों की तरफ अपने बच्चे को जरूर मोड़ें। आप पढ़ाई का ध्यान भी रखें, पढ़ाई के साथ अगर सर्वांगीण विकास आप चाहते हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स है। और नशा निवारण के लिए जो है सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रांग कदम आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स ही है। पर कुछ लोगों का मानना है कि भी कुछ खिलाड़ी जो है नशा करते हैं, ऐसा भी हमने पब्लिकली। चलो सर, वो अब एक अलग टॉपिक है और उस विषय पे बात करने के लिए हमें और ज़्यादा काफ़ी समय चाहिए होगा। अभी के लिए हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये इतनी जानकारी प्राप्त करके, और कबड्डी के बारे में इतनी संपूर्ण आपको जो नॉलेज है हमारे आप जनता को दे पाए, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है। देवी और सज्जनों, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमारे इस प्रोग्राम से यही कोशिश रहती है कि आपको हम अच्छी से अच्छी खेल जगत के बारे में अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रदान कर पाएँ। आज हमने कबड्डी के बारे में सीखा। ये प्रोग्राम चलता रहेगा और हमारी कोशिश चलती रहेगी नए खेलों को प्रमोट करने के लिए और अच्छे से अच्छे खेलों को जागरूक करने के लिए जनता को उसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।